हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। गाइस लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। होपफुली आपने 2 पार्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस के कर लिए होंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर रखा है, वो भी आपने कर लिया होगा। तो ये विजन आईएएस की गाइस मंथली मैगजीन है सितंबर 2023 की, उसको गाइस हम डेफिनेटली कवर करेंगे आज। देखो आज का जो 5th टॉपिक है वो बात करेगा अब्राहम अकॉर्ड्स की। ठीक है, 3 साल हो गए कंप्लीट हुए हुए अब्राहम अकॉर्ड्स। ये भी आपको पता होना चाहिए इनमें कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने ये अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। देखो अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ही बेसिकली एग्रीमेंट होता है, और एक तरह का कलेक्टिव एग्रीमेंट था जो आपकी 3 कंट्रीज के बीच में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई और इजराइल। ठीक है, सितंबर 2020 में ये साइन हुआ था। अच्छा, इस अकॉर्ड में एक्सटेंड हुआ, कई और कंट्रीज भी जुड़ी, तो सूडान, बहरीन और मोरक्को। इन सब की प्लीज़ लोकेशंस का ध्यान रखना। अरब कंट्रीज के बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ बाद में बने हैं, पहले तो नहीं थे, आप जानते ही हो। कई सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे। तो गाइज याद रखना, अब्राहम अकॉर्ड में अब 3 कंट्रीज और जुड़ गई हैं। पहले क्या थी, फाउंडिंग कंट्रीज जो थी अकॉर्डिंग बेसिकली जो सबसे पहले करा वो थी आपकी यूएस, यूएई और इसराइल। बाद में 3 कंट्रीज और एक्सटेंड हो गई, सूडान और आपकी बहरीन, मोरक्को। ठीक है, तो याद रखना 2020 की जो कंट्रीज है जो बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने। अच्छा, इसके अलावा ये जो अग्रीमेंट था इसमें सबसे पहला ऐसा देखा गया, ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पहला एग्रीमेंट है जो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इजराइल और अरब कंट्रीज के नॉर्मलाइजेशन टाइज होने शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही जॉर्डन 1994 में अरब कंट्री बना, अरब कंट्री से जॉर्डन, तो उसके बाद ही फिर आप समझ लो एग्रीमेंट पहले साइन हुआ, और ये काफ़ी एक अच्छा देखने को मिला कि इनके टाइज नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो याद रखो, इजिप्ट पहली ऐसी अरब कंट्री है जिसने पीस डील इसराइल के साथ 1979 में साइन किया था। अब पेपर में ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि भाई ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसने इसराइल के साथ रिलेशनशिप्स को अच्छा शुरू करा, पीस डील शुरू करी। तो सबसे पहले इजिप्ट आया था जिसने इसराइल के साथ अच्छा किया 1979 में। अच्छा, जॉर्डन में भी ये पीस पैक्ट साइन किया उसके बाद 1994 में। तो एज पर द एग्रीमेंट यूएई, बहरीन, इन सब में एम्बेसीज आई, एक्सचेंज एम्बेसडर्स आए, कोऑपरेट करना शुरू किया इन्होंने, है ना। इसराइल के अंदर काफ़ी सारे टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, ये सब बढ़ाना शुरू करा। तो अकॉर्ड वर कॉल्ड द अब्राहम अकॉर्ड क्योंकि इसमें 3 मेजर मोनोथिस्टिक रिलीजन है। कौन कौन से रिलीजन है? इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और जुडाइज्म है। जुडाइज्म है जो कि आप जानते हैं यहूदी लोग जिसे फॉलो करते हैं, जिसको हम ज्यूइश कहते हैं। अच्छा, अब ये सभी कहते हैं, देखो इसका नाम क्यों अब्राहम पड़ा, तो याद रखो ये सभी मानते हैं, ये सभी रिलीजन के लोग मानते हैं, इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे जुडाइज्म हो, ये तीनों एक चीज़ पे हामी भरते हैं कि हमारे प्रॉफिट अब्राहम रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है ऑल फाइंड देयर रूट्स इन प्रॉफिट अब्राहम, इसलिए तीनों ही इनको अपना प्रॉफिट मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब्राहम अकॉर्ड की सिग्निफिकेंस समझो आप क्या है, तो मैं आपको नाम वाम की चर्चा कर ली। अच्छा, पहला सिग्निफिकेंस इसका है कि इसके कारण, अब्राहम अकॉर्ड के कारण स्टेबिलिटी आई रीजन में। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स है उसका यही डिज़ाइन है कि वो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्रिएट करे, स्टेबिलिटी क्रिएट करे, ताकि पर्शियन गल्फ जो वाला जो रीजन है वहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो। फिर इजराइल पैलेस्टीन इशू के लिए सोल्यूशन भी है। आप देखो अभी करेंटली जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी चल भी रही है फाइट, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड ने डेफिनेटली एक बूस्ट दिया था कि भाई दोनों को स्टेट सोल्यूशन मिले, दोनों के आपस में कम्युनिकेशन चैनल्स बने, और अरब स्टेट, गल्फ, इजराइल, सबका आपस में अच्छा रिलेशन हो। तो इसी वजह से देखो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही क्या हुआ, बहरीन, यूएई जो सिग्नेटरीज बने अब्राहम अकॉर्ड्स के। फिर उसके बाद डी एस्केलेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे सेफ गार्ड होना, लोगों के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें शुरू हुई, पीपल सेंट्रिक होने लग गई सरकारें। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखो इस चीज़ का क्या है अब्राहम अकॉर्ड का, कि इसके कारण ही इजराइल और दूसरी वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का ट्रेड बढ़ गया। सोचो आप 74% ट्रेड बढ़ गया 2021 से 22 के बीच में, तो आप लगाओ कितना इंपॉर्टेंट टाइज था ये। रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखोगे तो अब्राहम अकॉर्ड की वजह से ही सभी कम्युनिटीज़ जो हैं अभी, जितनी भी आपकी क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है या जुडाइज्म है, ये डेफिनेटली अब हिस्टोरिक रिलीजियस साइट जो इन सभी की इसराइल में अल अक्सा मॉस्क है यरूशलेम में, वहाँ पर ये जा सकते हैं। तो वो भी एक पीपल टू पीपल टाइज, कल्चरल एक्सचेंज होने शुरू हो गए अब। उसके बाद
कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा है जो प्रॉस्पेरिटी है ग्रीन एंड ब्लू अग्रीमेंट के, इसराइल के, यूएई, जॉर्डन के, ये भी जो आपकी सोलर फील्ड में शुरू हो रही है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो आपके लगाए जा रहे हैं इसराइल में और वुड बी स्टैब्लिश इन जॉर्डन ऑल्सो, उसके बाद वहाँ से उनको डीसैलिनाइजेशन प्लांट इसराइल दे रहा है ना, डिलीवर कर रहा है पानी जॉर्डन को, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखो टेक्नोलॉजी शेयरिंग शुरू हो गई है, तो देखो केयर एंड शेयर दोनों शुरू हो जाता है अगर कोई भी नॉर्मलाइज जहाँ पर भी टाइज करते हैं। एजुकेशन के मामले में समझोगे तो नंबर ऑफ आपके जो आपके दुबई के स्टूडेंट्स हैं वो इजरायली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, बहरीन के कई सारे प्रॉस्पेक्ट जो है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर भी बच्चे गए एडवांस स्टडीज़ के करने के लिए, है ना, प्रोफेसर एक्सचेंजेस भी हुए, फैकल्टी एक्सचेंज किए गए, तो प्रोफेशनल स्टडीज़ को भी काफ़ी बूम मिला। तो देखो कितना सारे फ़ायदे लेकर आया। लेकिन देखो चैलेंजेस से पहले आप ये भी समझ लो कि इंडिया के लिए इनके नॉर्मलाइज टाइज होने से क्या फ़ायदा है। इंडिया के लिए फ़ायदा ये है इनका नॉर्मलाइज टाइज होना कि इंडियन डायस्पोरा गल्फ में बहुत है। अब वो डायरेक्टली उसको कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो फ्लाइट से आराम से यूएई चला जाए, बहरीन चला जाए या आपका इसराइल चला जाए, तो इसके लिए बड़ा। उसके बाद IT-U2 जो हमने फोकस कर रखा था, जिसमें हमने आपको बताया भी मैंने था ना कि इसराइल, इंडिया, यूएई, यूएस इसका पार्ट है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है, वाटर में, एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन, इन एरियाज़ में भी एक फोकस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके चैलेंजेस के बारे में कि अब्राहम अकॉर्ड की वजह से क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या मतलब इनके, या क्यों ये ठीक तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा, या क्यों ऐसे, क्या है बेसिकली, क्या क्राइसिस क्या है। तो पहला क्राइसिस है जियोपॉलिटिकल अलायंस का चेंज होना वेस्ट एशिया में। देखो वेस्ट एशियन जो है ना वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रीजन जो वेस्ट एशिया का है अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड। क्यों लोग वेस्ट एशिया की तरफ इतने अट्रैक्टेड होते चले जा रहे हैं? रीज़न है कि वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस को रूल कौन करता है? अरब कंट्रीज रूल करती हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने स्टार्ट किया था कि वेस्ट एशिया को हम ग्रैब करना शुरू करेंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा कि चाइना, रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रही है। उसके बाद देखो पैलेस्टीन इश्यूज भी एक प्रॉब्लम है। पैलेस्टीन क्राइसिस में क्या है कि अब्राहम अकॉर्ड्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है फंडामेंटल कॉज, क्योंकि वहाँ पर डिस्कस ही नहीं किए गए पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स के। गाजा जो बेस ग्रुप हमास है, अभी देख लो आप हमास ने कैसे टेरर अटैक किया 7 अक्टूबर 2023 को, तो अटैक अगेंस्ट इसराइल वो देखो आज भी। अब्राहम अकॉर्ड का फिर क्या मतलब रह जाता है? उसके बाद ईरान से चिड़ है, एंटीपैथी मतलब घृणा करना, तो एंटीपैथी टुवर्ड्स ईरान होने का इसमें ये है, कंसर्न है ये भी डेफिनेटली। फिर कहाँ से आप ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल इन्फ्लुएंस है, वो सब आपको प्रॉब्लम कर रहा है। फिर चाइना का सऊदी अरेबिया डिप्लोमेसी जो है, ये भी एक सेटबैक बन सकता है रीजन के लिए। एंटी ईरान कोलिशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से इजराइल का जो अटेम्प्ट है कि वो सऊदी अरेबिया से अपने रिलेशन अच्छे करे, वो प्रॉब्लम करेगा। फिर रशिया जो व्यू करता है चाइना का जो ग्रोइंग आपका असर्टिवनेस मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, उसको भी वो एक तरह से देख रहा है कि बीच में एडवांस ऑफ ब्रोकरिंग ऑफ साउथ। अब आपने ये भी देखा होगा कि चाइना ने बीच में नॉर्मलाइज करा है सऊदी अरेबिया और ईरान के टाइज। अभी एक पॉजिटिव स्टेप भी है मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर के लिए भी, ठीक है ना। तो रशिया उसको ऐसे देख रहे हैं। उसके बाद इंटरनल अपोजिशन की तरफ आओ आप, तो इन द कंट्रीज दैट साइन द अकॉर्ड्स से बहुत सारी जो उनकी पॉपुलेशन है वो आज भी इजराइल को कोसती है, अपोज करती है। तो कहाँ से पीपल टू पीपल टाइज कराओगे आप? मिसट्रस्ट है, पास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के रिलेशंस आपस में इतने इम्प्रूव नहीं है। तो देखो एक तो खटास आ गई ना रिलेशंस में, फिर वो वापस कहाँ पे ठीक होते हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है ना, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है, डेफिनेटली बहुत अच्छा मास्टर ब्लास्टर एक तरह का शॉट है, लेकिन पीस स्टेबिलिटी करेगा वैसे एशिया में। लेकिन समस्या जो है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इसराइल के दूसरे सेवरल अरब नेशंस के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है और रीजनल कोऑपरेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रही इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की, तो वहाँ ज़रूरत है कि अब्राहम अकॉर्ड कैसे उसको ठीक कर सकता है, कैसे एक सस्टेनेबल पीस लेकर आ सकता है। अगर वो ले आया ना, तो इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस भी ख़त्म होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं आपके इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस की तरफ। सऊदी अरेबिया के देख लो आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। देखो सऊदी अरेबिया कंट्रीज़ के ना बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरेबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ बताओ। तो आपको याद रखना है, इसमें आपका इराक है, इसमें क्या यूएई है, ओमान है, यमन है, एरिट्रिया है, ठीक है। ये सारे कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखना है।
तो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे सऊदी क्राउन प्रिंस, उन्होंने को चेयर किया फर्स्ट समिट लेवल मीटिंग इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसको SPC बोलते हैं। अब इसी मीटिंग की कुछ की हाईलाइट दे रखी है। देखो दोनों पार्टीज ने मिलकर बात करी कि हम ना $50 बिलियन का वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको जल्द से जल्द कराएंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, 60 मिलियन टन आपका रिफाइनरी का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र कोस्ट में बनाएंगे और इसमें कोलैबोरेटिव आपका एफर्ट होगा इंडिया सऊदी अरेबिया अबू धाबी का। डिस्कशंस होंगे, पॉसिबल कोऑपरेशंस आपके कई जगह पे, जैसे गैस ग्रिड है, कई सारे फाइबर नेटवर्क्स पे काम करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा कई सारी फील्ड्स में, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर, इन्हांसिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पे, सी वाटर डिसैलिनाइजेशन पर, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, सऊदी अरेबिया का इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों गए, ये समिट क्यों हो रही हैं, ये समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखो हमारा जो इनके साथ ट्रेड है ना वो 4.53% है अपने टोटल ट्रेड का, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमें मिलेगी। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हो अगर आप, टोटल ट्रेड में 4.53% है, इसका ध्यान रखना। सऊदी अरेबिया हमारा की पार्टनर है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हम थर्ड लार्जेस्ट क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ से सोर्स करते हैं। उसके बाद जियो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखो वेस्ट एशिया जो है ना सऊदी अरेबिया का स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने लुक वेस्ट पॉलिसी की तरफ देख रहे हैं, कल भी मैंने आपको जिक्र किया था आपके सामने लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो और इसीलिए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए वी नीड टू मेंटेन द रिलेशंस, गुड रिलेशंस विद द सऊदी अरेबिया। तो इसलिए उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम, इन सब पे भी हमारा काफ़ी अच्छा होगा। ये सब बंद होगा, ट्रांसनेशनल क्राइम, नारकोटिक्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सब खत्म होंगे, बॉर्डर क्राइम बेसिकली खत्म होंगे। मल्टीलेटरल फोरम्स पे अगर सारे इंटरेस्ट हम होंगे तो हमारे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये लोग भी बोलेंगे कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो आप देखो, आप रिलेशन अच्छे करने से ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स आपके FTAs वगैरह होंगे, तो उसमें इंडिया का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो एक्सपीडिएट करेगा, वहाँ पर FTA होगा। इंडियन डायस्पोरा रह रहा है भाई सऊदी अरेबिया में, आपका 2.4 मिलियन इंडियंस रहते हैं, उनको भी तो खुश रखना है आपको। फिर कल्चरल लिंकेज कैसे, मक्का मदीना आपका वहाँ पर है, सऊदी अरेबिया का होली सिटी है वो, एनुअल हज पे आपके लोग जाते हैं पिलग्रिमेज करने, तो कल्चरल लिंक है आपका, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे रिलेशंस में खटास कहाँ से आती है, चैलेंजेस क्या प्रॉब्लम है? देखो मिडिल ईस्ट का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम लेकर आता है। उसके बाद डायस्पोरा क्राइसिस, यानी कि जो हमारे लेबर है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो लोग हैं, सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज ऐसी हैं टू प्रोवाइड मोर जॉब्स टू इट्स सिटीजन्स, ये सब हमें ना दिक्कत कर रहा है। हमारे सिटीजन जा रहे हैं वहाँ पे, हम उनकी जॉब्स जा रही हैं, वहाँ के लोगों को जॉब मिल रही है क्योंकि, तो हमारा जो डायस्पोरा है वो खुश नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरेबिया के हिस्टोरिकली बहुत अच्छे टाइज रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो हमारे दुश्मन के साथ आपके हाथ होंगे तो फिर तो हमें वैसे ही नहीं अच्छा लगेगा, मतलब हमारे लिए क्राइसिस है ना, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते पूरी तरह से। एनर्जी डिपेंडेंसी है हमारी इन पे, हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इन्हीं से इंपोर्ट करते हैं। OPEC चार्ज एशियन पे प्रीमियम वगैरह चार्ज करता है फ्रॉम एशियन कंट्रीज वेल सेलिंग ऑयल इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमें देने पड़ रहे हैं। तो हम कैसे कह दें भाई तुम हमारे ट्रू फ्रेंड हो। फिर उसके बाद ट्रेड डेफिसिट है हमारे इनके साथ, तो फिर ये भी, तो उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि क्या करें ऐसे में। देखो बैलेंस अप्रोच निभाने की ज़रूरत है। उसके बाद बायलैटरल एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज इम्प्रूव हो, लेबर वेलफेयर प्रोटेक्शन हो, सऊदी अरेबिया की प्रायोरिटीज़ पे काम करना शुरू करें। फिर ज़रूरत है काउंटर टेररिज्म की, कि हम ना इंटेलिजेंस का ध्यान रखें। एक्सट्रीमिज़म से बाहर होने के लिए हमें ज़रूरत है कि काउंटर टेररिज्म पे हम मिल के काम करें। अच्छा, इसके अलावा गाइस शॉर्ट्स में देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा शॉर्ट था इस बार, तो मैंने कहा लेट्स कंप्लीट इट इन वीडियो ओनली। अच्छा, पहला शॉर्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट। तो इंडिया ने देखो OIML सर्टिफिकेट इशू किया अथॉरिटीज़ को। ये एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इशू करना, रजिस्टर करना, सर्टिफिकेट्स, एसोसिएटेड टेस्ट देना, ये सारे थर्मोमीटर्स को मेजर करना, इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली मेजर करता है। तो जो OIML बेसिकली इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, 1955 में आया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इंडिया भी इसका मेंबर है, 64 स्टेट्स हैं, 64। मॉडल रेगुलेशंस करना, लीगल मेथोडोलॉजी बनाना, रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो करता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये ना एक्सपोर्ट में इंक्रीज करता है, फॉरेन एक्सचेंज, आपकी अर्निंग बढ़ती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो इंडिया इसलिए इसका मेंबर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ले लिया है। इसके सर्टिफिकेट लेने से सारे फायदे होते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका, आपके फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसिट्रल। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार ही होस्ट करा साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में। यूनिसिट्रल इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को हार्मोनाइज करना। 70 मेंबर स्टेट हैं। इसमें आपका याद रखना यूनिसिट्रल WTO का पार्ट नहीं है, गलती से भी गलती मत कर देना। यूनिसिट्रल WTO का बिल्कुल पार्ट नहीं है। WTO ट्रेड पॉलिसी इशू से रिलेटेड है, जबकि यूनिसिट्रल लॉज जो प्राइवेट पार्टीज पे एप्लीकेबल होते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, उससे इन्वॉल्व है। इवन स्टेट टू स्टेट इशूज़ पर भी यूनिसिट्रल का काम नहीं होता। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अगर प्राइवेट पार्टीज पे जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसी पे यूनिसिट्रल काम करता है। नेक्स्ट इज आपका L.69 ग्रुपिंग। ये आपका एक मीटिंग थी, इंडिया ने होस्ट करी रिफॉर्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका की, लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज ग्रुपिंग करती हैं। अच्छा था, कंट्रीज वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन डिजायर कि हम कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म कर पाए UNSC में। इंडिया इसका लीडिंग कंट्री पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज 5 आइज अलायंस, यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है US का, UK का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। तो 5 इसमें कंट्रीज हैं जो इंटेलिजेंस शेयर अरेंजमेंट कर रही हैं। ऐसा अरेंजमेंट कर रही हैं कि इसमें क्या हो, वो शेयर कर पाए अपने सिग्नल्स, मिलिट्री एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस को अमंग देमसेल्फ। दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड। तो याद रखना 5 आई अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो गाइज दिस इज ऑल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। वी हैव कंप्लीटेड नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस। कल से गाइज इकोनॉमी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।